पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए अपने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें 7 तब्दीलियां की गई हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ऐलान करदा 17 रुकनी स्क्वाड में से कौन से 6 खिलाड़ी बाहर बैठेंगे और किन 11 प्लेयर्स को लाजमी मौका देना चाहिए। हम फ्यूचर प्लानिंग के तहत और रोटेशन पॉलिसी की सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेइंग 11 आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किन प्लेयर्स की सिलेक्शन लाजमी होना चाहिए। अगर हम ओपनिंग से शुरू करें तो इमामुल हक की गैर मौजूदगी के बाद अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के ऑटोमेटिक चॉइस हैं एज ए ओपनर। गो कि उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा झोल ज़रूर है, उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में एज ए ओपनर ज़्यादा बेहतर नहीं रही है और डबल सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो से पहले जो कि दौरा श्रीलंका में डबल सेंचुरी स्कोर की थी, लगातार 11 इनिंग्स में वो नाकाम रहे थे, एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके थे और डबल सेंचुरी स्कोर करने के बाद वो सिर्फ एक 50 कर सके हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो 42 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 2 रन किए, उसके बाद 62 रन किए, जिसके बाद 4 रन और आखिरी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए थे सिडनी के मकाम पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी में तसलसल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला शफीक के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब्दुल्ला शफीक के साथ ही पाकिस्तान को एज ए टेस्ट ओपनर इनको लेके जाना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करने के लिए पाकिस्तान के पास बेसिकली 3 चॉइसेस हैं, कैप्टन शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा और सैम अयूब। सैम अयूब को जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो उसकी एक बड़ी वजह साफ यही दिखाई दे रही है कि गालबन उन्हें उनका टेम्परामेंट सेट करने के लिए, विकेट पर ठहरने की आदत बनाने के लिए टेस्ट साइड में शामिल किया गया है। गो कि इससे पहले भी वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, गुज़श्ता टेस्ट सीरीज़ में भी शामिल थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बाद लगता नहीं था कि उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन बहरहाल उन्हें स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। और अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो सिडनी टेस्ट जहाँ पर टेस्ट डेब्यू हुआ सैम अयूब का, पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, दूसरी में 33 रन कर सके और उसके मुकाबले में मोहम्मद हुरैरा ने ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, बल्कि इसके साथ साथ वो हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी स्कोर करने में भी कामयाब रहे हैं और मोहम्मद हुरैरा का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि मोहम्मद हुरैरा को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। उनका टेस्ट डेब्यू जो है इम्कान उसका बहुत ज़्यादा है। और शान मसूद की अगर बात करें तो वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं और लगातार 3 सेंचुरियाँ स्कोर करने के बाद जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी इनिंग्स में एज ए सेंचुरी 156 रन बनाए थे, उसके बाद वो मुसलसल 10 इनिंग्स में एज ए ओपनर नाकाम रहे, हत्ता कि एक बार भी 30 रन से आगे नहीं बढ़ सके थे और आखिरी 10 में से 8 इनिंग्स में वो 20 से भी कम स्कोर पर आउट हुए, जिसके बाद उनकी ओपनिंग पोजीशन चेंज कर दी गई और उन्हें 1 डाउन पोजीशन पर खिलाया जाने लगा। यहाँ पर भी गो के 2023 से उनकी एवरेज ज़्यादा खातिर खा नहीं है, 30 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी हद तक वो किरदार अदा कर सकते हैं और चूँकि वो कैप्टन हैं इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर ही खेलेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, बाबर आजम, जिनके ऊपर ज़्यादा टीम तकिया करती है। ये अलग बात है कि 2023 से बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट में एक भी 50 नहीं बना सके, लेकिन बहरहाल बाबर आजम के अलावा यहाँ पर कामरान गुलाम भी फेवरेट हैं यहाँ पर मौका पाने के लिए। और अगर फ्यूचर प्लानिंग के तहत देखा जाए तो मेरे ख्याल में कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए, बाबर आजम को पहले टेस्ट मैच में आराम देना चाहिए और टीम मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए लाजमन, लेकिन बहरहाल उनकी मर्ज़ी है। कप्तान इस हवाले से क्या सोचते हैं, नए हेड कोच क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कामरान गुलाम की जगह बनाई जा सकती है। उसके बाद जो अगले नंबर पर हैं सऊद शकील, जो कि पाकिस्तान के नए वाइस कैप्टन बने हैं टेस्ट फॉर्मेट के। शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टनसी से हटाकर ये ओहदा अब सऊद शकील को दिया गया है, पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन भी बनाया गया है, तो वो 5वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर ऑटोमेटिक जो चॉइस हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं, जो कि 2023 से पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर एवरेज के साथ रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर देखा जाए
तो यहाँ पर सरफराज अहमद की जगह भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं मोहम्मद रिजवान के साथ जाना चाहूँगा। और उसके अलावा आगा सलमान इसलिए ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास स्क्वाड पूरे में दूसरा कोई स्पिनर नहीं है और आगा सलमान पार्ट टाइम स्पिनर का काम कर सकते हैं, इसलिए उनकी प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अहम बात आपको ये भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी टेस्ट मैच के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की स्क्वाड में तब्दीली की जाए, एक स्पिनर चाहे वो रमीज़ सीनियर हो या फिर उसके अलावा मेहरान मुमताज़ हो, किसी एक की कारकर्दगी अगर बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर रही तो दूसरे टेस्ट मैच के लिए लाजमन इनमें से किसी एक को पिक किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं इसलिए ज़िक्र किया कि चूँकि आगा सलमान कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है और हमें उनके साथ जाना पड़ेगा दूसरे स्पिनर के तौर पर, तो ये होम कंडीशन में जहाँ पर स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद होती है तो ये अच्छा साइन नहीं है, अच्छी सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं आमिर जमाल, जो कि फ़िटनेस मसाइल से दो चार हैं, शायद वो ना खेल सकें, लेकिन अगर वो फ़िट होते हैं तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक चॉइस हैं। अगर वो नहीं खेलते तो फिर मीर हमज़ा की जो वो लॉटरी है वो निकल सकती है। 9वें नंबर पर शाहीन अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक को लाजमी खिलाना चाहिए, एक सीनियर बॉलर टीम में होना चाहिए। ये मैं फ्यूचर प्लानिंग के तहत भी रोटेशन पॉलिसी के तहत टीम बना रहा हूँ ताकि ज़रूरत के तहत जो टीम बन सकती है वो यही बेस्ट है। और 10वें नंबर पर जो मोहम्मद अली या फिर खुरम शहजाद में से किसी एक को खिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो आखिरी इनिंग्स में बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ वो 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इससे पहले उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। अलबत्ता वो हालिया कायद आज़म ट्रॉफ़ी में बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, लेकिन बहरहाल उनकी जो जगह है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और उसके मुकाबले में खुरम शहजाद से उनका मुकाबला होगा। खुरम शहजाद गुज़श्ता दौर ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं। उनकी कारकर्दगी में बहरहाल किसी हद तक तसलसल ज़रूर है। बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ भी देखा गया कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, मुसलसल अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराने की अहलियत रखते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो मोहम्मद अली ही हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर इब्रार अहमद पाकिस्तान की स्क्वाड में या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक चॉइस हैं, क्योंकि उनके अलावा पाकिस्तान की टीम में कोई दूसरा रेगुलर स्पिनर ही नहीं है। इसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि नुमान अली, जिसने अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की थीं और अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज़ में टॉप विकेट टेकर थे, उसके बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें ड्रॉप किया गया है, शायद इसलिए कि उनकी उम्र 38 साल होने लगी है और इब्रार अहमद के साथ साथ नए टैलेंट के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया गया है। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा ओपनिंग करेंगे, शान मसूद वन डाउन पोजीशन पर, कामरान गुलाम को चौथे नंबर पर होना चाहिए, अगर वो नहीं तो बाबर आजम सेकंड चॉइस हैं, सऊद शकील 5वें नंबर पर, मोहम्मद रिजवान 6ठे, आगा सलमान 7वें, आमिर जमाल 8वें, शाहीन अफरीदी 9वें, मोहम्मद अली 10वें और इब्रार अहमद 11वें नंबर पर होंगे। ये पाकिस्तान की वो बेस्ट प्लेइंग 11 है जो कि रोटेशन पॉलिसी और फ्यूचर प्लानिंग के तहत तैयार की गई है। उम्मीद है कि आप इस प्लेइंग 11 से मुतफिक होंगे।